औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि जो मैंने पास्ट में वीडियोस डाली हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, आपने उनको अच्छे तरीके से देख लिया होगा और चैप्टर वाइज आप उनको कवर कर रहे होंगे। अब मेरे बेटे एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। अब मैंने कोशिश यही की है कि कुछ ऐसे एमसीक्यू सर्च किए जाएं जो कि मैंने पहले आपको नहीं दिखाए हों, उनको भी हम वर्कआउट कर लें और हम अपने वो जो माइनर से गैप्स हैं उसको अच्छे अंदाज में कवर कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आपकी नज़रें अपने एग्ज़ाम पर होंगी। मेरे बेटे वक्त बहुत कम रह गया है और मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड करी हैं आप उनको चैप्टर वाइज काइंडली देख लें, ताकि मैं मैक्सिमम तौर पर आपको हर अंदाज से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करवा दूं, क्योंकि मेरे बेटे ये 42 मार्क्स हैं एंड दे आर वेरी क्रूशल फॉर योर एग्रीगेट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। आइए हम अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बेटा ये पहला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है और यहाँ पर ये आपसे डायमेंशंस मांग रहा है पावर की। ये बहुत ही आसान है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, फिर वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स का फॉर्मूला एम ए आ गया। अब फोर्स की डायमेंशन आ गई, आगे डिस्टेंस की डायमेंशन आ गई और हमने वर्क की डायमेंशन बना ली एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो इस वर्क को डिवाइड करा टाइम से तो एक टाइम और ऊपर आ गया -1 पावर के साथ, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स ए और बी अगर पैरेलल हैं तो बताइए उनके वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा। तो व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो उनका एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। अब यहाँ पे बात कर रहा है वेक्टर प्रोडक्ट की, जो फॉर्मूला हमने चैप्टर में पढ़ाई है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो वहाँ पर यूनिट वेक्टर आगे नहीं आता है, तो हमने यहाँ पे थीटा को 0 रखा और साइन 0 0 होने के सब 0 हो गया। तो इट मीन्स अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 0 आएगा। चलते हैं आगे। नंबर थर्ड आपके सामने एक बार फिर क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि एक वेक्टर एफ है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए उसके साथ ही विद इटसेल्फ। तो अब दोनों वेक्टर अगर एक ही होंगे तो उनका एंगल दोबारा फिर बनेगा 0 डिग्री। इट मीन्स साइन 0 फिर आपका 0 हो जाएगा और किसी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट उसके साथ ही हमेशा 0 आंसर देगा। आप इसको स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। नंबर 4 आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट। तो बहुत ही आसान सा कि इसका कोई यूनिट ही नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला है फिर म्यू आर, म्यू के लिए अरेंज करा तो ये दोनों यूनिट्स कैंसिल हो गए, तो इट हैज नो यूनिट। चैप्टर 3 से ये ब्लैंक आई है। चलते हैं आगे। नंबर 5 आपके सामने आ गया है और ये रिलेटेड है चैप्टर 3 इंक्लाइंड प्लेन से, और यहाँ पे एक्सेलरेशन मांग रहा है। एक मास दिया हुआ है 10 kg स्लाइडिंग डाउन और फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो बताइए उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो लगा दिया हमने चैप्टर 3 वाला फॉर्मूला इंक्लाइंड प्लेन का, ए इक्वल टू जी साइन थीटा, और यहाँ पे हमने जी को 9.8 रखा। मास आपने यूज ही नहीं करना है, थीटा आपका 60 डिग्री, साइन 60 लिया 0.866 मल्टीप्लाई कराया 9.8 से, तो 8.486 पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे। नंबर 6 ये एमसीक्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि चैप्टर 5 से भी ट्रीट कर सकते हैं इसको आप, कि यहाँ पर एक स्टोन है जिसका मास दिया हुआ है 5 kg, सडनली वो एक्सप्लोड हो जाता है 2 पीसेज में और वो मासेज अलग अलग हो जाते हैं, 2 kg का अलग और 3 kg का अलग। अब उन्होंने कहा कि अगर आप बताइए कि 2 kg जो मास है उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है एक्सप्लोजन के बाद, तो बताइए जो 3 kg का मास होगा उसकी स्पीड क्या होगी। यानी ये लॉ ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रहा है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कि यहाँ पर हमें
वो जो स्टोन है जब एक्सप्लोड हुआ तो एक्सप्लोजन से पहले वो रेस्ट में थे, तो U1 और U2 क्या हो गई, जीरो हो गई। दोनों जो 2 kg और 3 kg के मासेस बाद में बने वो दोनों शुरू में रेस्ट में थे। एक्सप्लोजन के बाद 2 kg वाले की स्पीड आपको 3 मीटर पर सेकंड दी है, अगर उसका मास हम m1 ले लेते हैं तो उसकी स्पीड v1 हो जाएगी, और 3 kg वाले का हमें v2 निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ मोमेंटम लगा दिया कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो उल्टे हाथ पे सारा जीरो हो गया, u1 u2 जीरो हैं। सीधे हाथ पे m1 m2 की वैल्यू पुट कर दी और v1 रख दिया, और ये 2 3 6 हो गया, जरा कि माइनस का हो गया, बाद में डिवाइड हो गया। हमें क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए तो माइनस साइन इशू नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी 3 kg वाले की। आप इसको स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। नंबर 7 आपके सामने आ गया है मेरे बेटे, और आइए देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि बताइए कितनी फोर्स, अच्छा फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दी हुई है। ये एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में 2i + j - k न्यूटन। मास दिया हुआ है 10 kg। शुरू में बॉडी रेस्ट में है। पूछ रहा है कि बताइए 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। इस सवाल की समरी कर देते हैं कि फोर्स एक्ट हुई है पार्टिकल पर जो पहले रेस्ट में था, उसका मास दिया हुआ है, फोर्स की मैग्नीट्यूड बनानी पड़ेगी, और वो जब 20 सेकंड बाद पूछ रहा है कि उसकी vf कितनी हो जाएगी। जस्ट लाइक न्यूमेरिकल, हमने यहाँ पे मास को उठा लिया, f हमें वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो इससे हमने उसकी मैग्नीट्यूड बना ली, और फिर आगे हमें vi 0 दी हुई है, टाइम 20 सेकेंड। पहले हमने f = ma का लगाया फॉर्मूला और यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल ली। अब जब एक्सेलरेशन आ गई तो लगा दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये आपसे vf मांग रहा है तो सारी वैल्यूज को पुट करा, ये कैंसिल आउट हो गए, और 2√6 पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप इसको स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। नंबर 8 MCQ सामने आपके आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के टॉपिक से आ रहा है। बहुत इजी कि अगर हम किसी सर्कल का रेडियस हाफ कर दें तो बताएं उसके AC पे क्या फर्क पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपके सामने, रेडियस को आपने हाफ करा तो ये 2 डिवाइड के डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये एक्सेलरेशन 2 टाइम बढ़ जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। नंबर 9 आपके सामने आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन प्रोजेक्टाइल की चेंज नहीं होती, बाकी जो चीज़ें हैं उनमें चेंज ज़रूर आ रहा होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। नंबर 10 आपके सामने आ गया है, ये रिलेटेड है चैप्टर नंबर 4 दोबारा से सर्कुलर मोशन से, कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा सर्कुलर पाथ में तो जो उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो किस जानिब होगी, डायरेक्शन मांग रहा है। तो बेटा इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, उसका नाम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होता है, और उससे जो एक्सेलरेशन बनती है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाती है। तो इट मीन्स अलोंग द टेंजेंट ये उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। चलते हैं आगे। नंबर 11 आपके सामने आ गया है, अ पार्टिकल थ्रोन इन XY प्लेन विद सर्टेन वेलोसिटी, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मैक्सिमम इफ इट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ। तो बेटा ये आपसे प्रोजेक्टाइल के हवाले से पूछ रहा है कि बताइए किस 4 एंगल दिए हुए हैं, किस एंगल पर आपकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मैक्सिमम आएगा। तो आपको फॉर्मूला याद है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का 2vi sin θ/g, और ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जितना थीटा ज़्यादा होगा उतना ये टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा आएगा। याद करें वो न्यूमेरिकल जो हमने किया था कि जब मिनिमम टाइम आएगा तो हम छोटा एंगल रखेंगे और मैक्सिमम में सबसे बड़ा एंगल रखेंगे। तो 75 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नंबर 12 सामने आ गया है, RPM पूछ रहा है किसका यूनिट है। 4 क्वांटिटीज नीचे दी हुई हैं। तो RPM स्टैंड फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब ये आपके पास चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है,
ओमेगा टू थीटा अपॉन टाइम, तो ये ओमेगा का यूनिट है आरपीएम के रेवोल्यूशन पर मिनट, बाद में आप रेडियन पर सेकंड पढ़ते हैं इसको, तो एंगुलर वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला एमसीक्यू सामने आ गया, रिलेटेड है टॉर्क से, कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स आर्म एंड, बहुत ही आसान है, फोर्स यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ, तो आर यहाँ पे मोमेंट आर्म होता है फोर्स का आर्म, और एफ उसकी मैग्नीट्यूड, तो इट मींस फोर्स ही आएगा। चलते हैं आगे। नंबर 14 आ गया है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मांग रहा है कि सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव कर रही होगी सर्कल में, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किस जानिब होगी। तो बहुत ही आसान, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर और फोर्स आर्म का या रेडियस का, तो इट मींस आर क्रॉस पी, तो इट में ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, आर और पी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, जो कि हम राइट हैंड रूल से निकाल भी सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। नंबर 15 सामने आ गया है कि अगर हम मासेस को दो बॉडीज के और के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर दें, यानी मासेस भी डबल कर दें, दरमियान डिस्टेंस भी डबल कर दें, तो बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स पे अब क्या फर्क पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपके सामने ही है, मास दोनों डबल किए जा रहे हैं, तो 2 टू द 4 हो गया, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, उस पर स्क्वायर लगा 4 हो गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रिमेन सेम। लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। नंबर 16 आ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का यूनिट मांग रहा है, तो ये आपने पढ़ा ही है चैप्टर 6 के अंदर कि इसकी वैल्यू 6.673 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। नंबर 17 आ रहा है कि वैल्यू ऑफ जी फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग ऑन एनी प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, के नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी प्लैनेट के ऊपर होती है वो नीचे दिए हुए किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। तो मैंने आपको समझाने के लिए चैप्टर 6 में जो फॉर्मूला हमने अर्थ की ग्रेविटी बनाई थी, तो वहां देखा था कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, तो अगर आप नोट करें तो ग्रेविटी अर्थ डिपेंड कर रही है अर्थ के मास पर, अर्थ के रेडियस पर, यानी अगर हम प्लैनेट अर्थ को ट्रीट कर लें तो ये अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है, अर्थ के रेडियस पे डिपेंड कर रही है। इट मीन पहले 2 ऑप्शन नहीं हो सकते और एक ही ऑप्शन रह गया थर्ड वाला कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव करवा रहे हैं, ये जो स्मॉल जी है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ये उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। चलते हैं आगे। नंबर 18 पर आ जाते हैं, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये आपने लेप्लास करेक्शन न्यूटन फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा है, तो वहां पे टेम्परेचर डिपेंड करती है, मीडियम पे भी डिपेंड करती है और डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। रह गया प्रेशर, तो मैंने ये पहले भी समझा चुका हूं आपको कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे इसलिए डिपेंड नहीं करती, हालांकि फॉर्मूला लेप्लास करेक्शन का है अंडर गैमा पी अपॉन रॉ, तो पी प्रेशर ही है, मगर यहाँ पर प्रेशर के बढ़ने से उनकी डेंसिटी भी फर्क पड़ता है और डेंसिटी भी बढ़ जाती है और प्रेशर और डेंसिटी का इंक्रीज कैंसिल हो जाता है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड पर प्रेशर के चेंज की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नंबर 19 आ गया, सेंट्रल फ्रिंज, यानी जो फ्रिंजेस बनते हैं यंग डबल स्लिट के अंदर, उसमें पूछ रहा है कि जो सबसे दरमियान वाला फ्रिंज है तो वो कहलाता है 0th ऑर्डर मैक्सिमम, यानी वो हमेशा ब्राइट रहता है। ये हमने टॉपिक में पढ़ा है कि सेंट्रल फ्रिंज हमेशा क्या रहेगा, ब्राइट होगा। चलते हैं आगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर से ब्लैंक आ रही है कि अगर हम उसके मूवेबल मिरर को λ/4 डिस्टेंस मूव करवाएं तो बताइए पार्ट डिफरेंस कितना क्रिएट होगा। तो ये λ/4 आपको पता है कि डबल हो जाएगा, कि λ/4 जाते हुए λ/4 आते हुए दोनों को ऐड कर दिया तो λ/2 आएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये सिचुएशन याद आ गई होगी।
21 पर आ गए कि रेशियो ले रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आईपीस की, यानी एफओ को ऊपर रख रहा है और एफ ई को नीचे। तो आपको टेलीस्कोप अगर याद आ जाए कि इसमें हम ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसको बड़ा लेते हैं, उसका अपर्चर बड़ा होता है, उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, आईपीस का अपर्चर और फोकल लेंथ कम होती है। तो एफओ को ये ऊपर रख रहा है और एफ ई को नीचे। अगर बड़ी क्वांटिटी ऊपर हो तो जवाब आपका हमेशा 1 से बड़ा आएगा। इट मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। ट्वेंटी 22 आपके सामने आ गया है मेरे बेटे। यहाँ पर ही पूछ रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा लाइक कॉनकेव लेंस कब। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकल लेंथ के अंदर रख दें तो वो अपना रियल इमेज नहीं बनाएगा, वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, बन जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इनसाइड फोकल लेंथ अगर आप रख देंगे ऑब्जेक्ट को तो वो बिहेव करेगा लाइक कॉनकेव लेंस। 23 ये ब्लैंक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जब हम सेमी सिल्वर्ड सेमी पॉलिश ग्लास प्लेट लगाते हैं उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद ये होता है कि बेटा वो जो बीम आ रहा है पीछे से वो टूट जाए और वो दो ऐसे पार्ट्स बनाए जिनके फेस सेम हो। तो फेस कोहेरेंस इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको आप याद रखिए, जो बेसिक पर्पज है उस सेमी सिल्वर्ड प्लेट का। नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैंक है, चैप्टर 3 से आ रही है कि अगर बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। यानी आपको ये डायग्राम देख रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाया गया, टाइम को लिया हुआ है एक्स एक्सिस पर, डिस्टेंस वाई एक्सिस पर, और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, यानी दोनों में यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है, यानी टाइम के हिसाब से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो इनकी जो रेशियो हो जाती है वो वेलोसिटी बन जाती है। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो ये जो लाइन आपकी आएगी स्ट्रेट लाइन। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई है। बाकी तीन ऑप्शन जो लिखे हैं तीनों कोनिक के हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, कर्व, ये तीनों कोनिक को शो करते हैं। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऑब्टेन होगी। चलते हैं आगे। नंबर 25 ये तो आप याद कर चुके हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर कि वहां पे फॉर्मूला होता है 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। तो ये बोल रहा है जो हम वहां पे ब्राइटनेस को ही देख रहे होते हैं तो ये क्या कहलाता है, तो ये ब्रैग्स लॉ है। ब्रैग्स लॉ याद रखिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करता है। चलते हैं आगे। इससे पहले ब्लैंक आई थी कि उसने यूनिट मांगा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, अब ये आपसे उसकी डायमेंशन मांग रहा है। तो बेटे जब इसका कोई यूनिट ही नहीं है तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। फोर्स की डायमेंशन, फोर्स भी न्यूटन यूनिट, और ये रिएक्शन फोर्स है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे इनके यूनिट। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी दोनों की डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगी। तो m0, l0, t0 ये म्यू का डायमेंशन बनेंगी। चलते हैं आगे। ट्वेंटी 27 आ रहा है चैप्टर 3 से, फ्लूइड फ्रिक्शन से स्टोक्स लॉ आपको याद आ गया होगा। तो इसकी इक्वेशन मांग रहा है, तो F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ पे ईटा कोएफिशिएंट विस्कोसिटी है, आर स्फीयर का रेडियस है और वी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, और ये फोर्स मास पे डिपेंड नहीं करती। इस इक्वेशन को याद रखिए। चलते हैं आगे। ट्वेंटी 28 ये पास्ट ईयर में चांद एमसीक्यू आ चुका है रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, कि उन्होंने इसको लॉन्च करा 45 डिग्री के एंगल पर, और जब उसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड। आपको पता है कि यहाँ पे रेंज मैक्सिमम हो जाती है 45 पर। तो इन्होंने ये कहा है, एक टाइप का न्यूमेरिकल है, ये पास्ट ईयर में आ चुका है एमसीक्यू। हम पहले क्या करेंगे, रेंज बनाएंगे कि जब 100 मीटर पर सेकंड थी तो रेंज क्या निकली। तो हम उसको पहले देखें नीचे सोल्यूशन में, वो आर मैक्स ही कहलाएगा क्योंकि 45 के एंगल पे फेंक रहे हैं। वी आई रख दिया 100, जी रख दिया 9.8, तो वो रेंज आई 1020.40 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि डबल रेंज कवर करे, तो अब हमें उसको किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना होगा। यानी 100 पे तो वो अपनी सिंपल एक रेंज जो मैक्सिमम है वो कवर कर रहा है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि ये इसका डबल कवर करे, तो अब वी आई कितनी होनी चाहिए। तो मैंने नीचे क्या किया, इस रेंज के पहले डबल करा, उसकी वैल्यू बनाई,
और एक बार फिर वो मैक्सिमम ही रहेगा। फिर भी मैंने फॉर्मूला रेंज का लगा दिया और यहाँ से 2 थीटा तक होता है कि 45 हो जाएगा 90 sin 91। हमने ये जो r डैश बनाया ये यहाँ रख दिया, 9.8 को मल्टीप्लाई कराया, बाद में इसका रूट ले लिया, तो वो वेलोसिटी आ रही है 141.4 मीटर पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। फिर बेटा ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और ये रिलेटेड है पेंडुलम के टॉपिक से। और यहाँ ये कह रहे हैं आपसे कि एक पेंडुलम क्लॉक है जो कि स्लो चल रही है। स्लो से मुराद ये कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये इस तरीके से आगे जाएगा और फिर पीछे आएगा तो आपका ये सेकंड कंप्लीट होता है। 1 सेकंड यानी जब जाएगा और फिर वापस आएगा तो 1 सेकंड कंप्लीट होगा, जो इसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आपसे वो क्लॉक जो है वो स्लो हो गई है। वजह उसकी ये कि जो आप देख रहे हैं इसकी ये लेंथ विंटर में थोड़ी श्रिंक हो सकती है और समर में थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो लेंथ के चेंज होने की वजह से इसका टाइम पीरियड सही नहीं आ सकता, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है कि रनिंग स्लो चल रही है। तो अब आप इसको इट कैन बी करेक्टेड, उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो जरा इस फॉर्मूले को आप देखिए। पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला T/2π/L/G। तो ये लेंथ के डायरेक्ट है बेटा, तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना टाइम पीरियड भी क्या रहा होगा, ज्यादा। अब टाइम पीरियड ज्यादा का मतलब ये कि जब यहाँ से ये वहां जा रहा है और फिर वापस आ रहा है और पूरा अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो वो ज्यादा सेकंड यूज कर रहा है या ज्यादा टाइम यूज कर रहा है अपने एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में। तो इसलिए उसका टाइम पीरियड जो है वो आपके पास जो कह रहे हैं कि स्लो, रनिंग स्लो का मतलब ये है कि टाइम पीरियड ज्यादा दे रही होगी और खुद स्लो चल रही होगी। हमें उल्टा चाहिए, हमें इसको तेज चलाना है, तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड को किसी तरीके से कम करना होगा। टाइम पीरियड कम होगा तो वो तेज चलेगी। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि आप लेंथ को कम कर दें। आप लेंथ कम करेंगे, टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम हो जाएगा लेकिन इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। स्पीड तेज हो जाएगी, नहीं जल्दी ये अपना ऑस्किलेशन कंप्लीट करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि अगर आपको वो क्लॉक स्लो चल रही है उसको तेज चलाना है तो आप उसकी लेंथ कम कर दें, शॉर्टर कर दें उसको। आप शॉर्टर करेंगे तो वो तेज चलेगी क्लॉक, टाइम पीरियड भी उसका कम हो जाएगा और वो चलेगी तेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ आपके आ गया होगा। चलते हैं हम लोग आगे। नंबर 30 आपके सामने आ गया। ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एन एथलीट रन्स बिफोर ही जंप बाय डूइंग सो। यानी कह रहे हैं आपसे कि लॉन्ग जंप के दौरान एथलीट थोड़ा सा पहले रनिंग करता है, यानी कि वो थोड़ी सी रनिंग कर लेता है अपनी जंप लगाने से पहले। तो इससे वो क्या अचीव करता है, तो बहुत ही आसान कि इससे वो अपने मोमेंटम को बढ़ा लेता है। उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मोमेंटम उसका बढ़ जाता है और इससे उसको जंप करने में जो रेंज उसको दी जाती है वो अपना जहन बना लेता है मुझे इतना मोमेंटम गेन करना है, इसलिए वो दौड़ता है पहले जंप करने से। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीज हिज मोमेंटम। थर्टी वन सामने आ गया। वॉकिंग तो आपको पता ही है कि हम जमीन पे फोर्स लगाते हैं, जमीन हम पे फोर्स लगाती है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन का रिएक्शन। चलते हैं आगे। 32 आ रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखें फ्रिक्शन हो, कोफिशिएंट फ्रिक्शन हो, तो ये जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस जगह का तो उनके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो जाएंगे, उनको जगह मिल जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ने से जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उस सरफेस का। चलते हैं आगे। 33 आ रहा है, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन से आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 से। और आपको डेफिनेशन पता ही है कि द रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ये कहलाता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो इसमें जो चेंज आता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से आता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे।
34 आपके सामने आ गया कि बॉडी रोटेट कर रही है एक प्लेन में अबाउट अ फिक्स पॉइंट, घूम रही है उसके अराउंड। तो बताइए जो उसका एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये डायग्राम भी दिखा रही है आपको कि मोमेंटम की डायरेक्शन अपने प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वो रोटेट कर रही है। एंगुलर मोमेंटम उसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। ये ब्लैंक शायद हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उल्टा की थी हमने कि वो जो डांसर है वो अपने हाथ को जो है खोल लेती है, स्ट्रेच कर लेती है। यहाँ ये कह रहे हैं कि वो होल्ड कर लेगी, अपने आर्म्स को क्लोज कर लेगी अपनी बॉडी के, क्योंकि वो चाहती है कि वो तेज स्पिन करे ड्यूरिंग डांस। वो चाह रही है कि सर्कुलर मोशन जो घूम रही हो, अगर उसको तेज स्पीड करनी है तो अपने हाथ को करीब कर लेगी, होल्ड कर लेगी अपने आर्म्स के करीब। तो इससे होता क्या है कि उससे इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उसका एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ जाता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि जब उसको स्पीड रोकनी होती है तो वो स्ट्रेच कर देती है अपने आर्म को, और जब उसको तेज चलना होता है तो वो अपने आर्म्स को अपनी बॉडी क्लोज कर लेती है। तो यहाँ दोनों में इंक्रीज हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम में भी और काइनेटिक एनर्जी में भी। चलते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैंक जो पुरानी अर्थ में कई बार आ चुकी है, आज मेरे सामने आ गई कि हमें ये पूछा जा रहा है कि बताइए इक्वेटर पर किसी आदमी का वेट कैसा होगा एज कंपेयर टू पोल। ये रिलेटेड है चैप्टर नंबर 6 से। वैल्यू ऑफ जी आपने पढ़ा है, और आपने अब यहाँ पर मैंने ब्लैंक ये डायग्राम भी सामने दिखा दी है आपको कि जब हम अर्थ को देखते हैं तो हमारी अर्थ स्फेरिकल है। तो ये जो ये है ये आपके पोल्स हो गए, और पोल आप देखें तो सेंटर से करीब हैं, और इक्वेटर आपका इधर आ रहा है एक्स एक्सिस पर, यानी पोल होगा वाई एक्सिस पर। तो इनका डिस्टेंस सेंटर से कम है, इक्वेटर का डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा है। तो वही वाला फॉर्मूला जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यानी डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, कम। इट मीन्स जब हम बात करते हैं इक्वेटर की तो वहां पर वेट हमेशा कम रहेगा, क्योंकि अब वैल्यू ऑफ जी पोल की निस्बत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस ब्लैंक को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें कि पोल पर वेट ज्यादा होगा और इक्वेटर पर वेट क्या होगा, कम होगा। चलते हैं आगे। 37 आ रही है, यहाँ पे मोमेंटम P और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मांग रहा है। इसको आप स्टिल करके देखिएगा, मैं समझा देता हूँ इसको जल्दी जल्दी कि काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हाफ एम वी स्क्वायर, हमने यहाँ पे मोमेंटम बनाना है, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। एम वी आपको पता है मोमेंटम फॉर्मूला है, तो होल पे स्क्वायर ले गए और एम वी को पी से रिप्लेस कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये रिलेशन आपका सेकंड वाला करेक्ट है। चलते हैं आगे। 38 हम पहले भी कर चुके हैं कि येलो लाइट सिंगल वेवलेंथ सिंगल कलर वाली, उसको हम डिस्पर्स नहीं करा पाएंगे। डिस्पर्जन ये कि लाइट का टूटना वेरियस कलर्स में, तो येलो लाइट ये काम नहीं कर पाएगी। चलते हैं आगे। 39 आ रहा है, मैग्निफिकेशन हमें दी हुई है 0.666 और ऑब्टेंड हुई किसी लेंस के जरिए, लेकिन मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रही है। तो ये बात क्या शो कर रही है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बड़ा है और इमेज का साइज क्योंकि 1 से छोटी आ रही है, मैग्निफिकेशन 0.66, तो इमेज स्मॉल बन रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। हम चलते हैं आगे। बेटा ये ब्लैंक है, मिनिमम डिस्टेंस मांग रहा है कि बताइए ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के दरमियान कम से कम फासला कितना होना चाहिए। तो बेटा इधर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेंस से देखें तो 2f और इमेज डिस्टेंस भी 2f, तो 2f प्लस 2f 4f हो गया। तो ये कम से कम फासला हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज का, बाकी डिस्टेंस इससे बढ़कर ही आएगा। हम ये ब्लैंक अगर मैक्सिमम के लिए आती है तो वो डिस्टेंस इस फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस मैक्सिमम तक होता है कि वो इनफाइनाइट पे भी ऑब्जेक्ट को रख सकता है। तो इसलिए मिनिमम के लिए हमने इस ब्लैंक को डिस्कस कर लिया है कि 2f और 2f ऑब्जेक्ट दोनों ऐड हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस से 2f, इमेज डिस्टेंस लेंस से 2f, तो 2f प्लस 2f ऑब्जेक्ट और इमेज के लेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस 4f बन जाएगा। ये कम से कम डिस्टेंस होगा, ज्यादा से ज्यादा 4f से बड़ा हो सकता है। चलते हैं आगे। द वर्ल्ड डायमेंशन के बारे में पूछ रहा है, फिजिक्स में हम किस लिए डिनोट करते हैं, तो ये नेचर बताता है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, जिसको आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे।
42 में प्रॉपर्टी आ गई है चैप्टर 2 से, और ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर डॉट प्रोडक्ट। इसको आप याद रखें कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बी पर भी और सी पर भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने कुछ और एमसीक्यूज शो किए हैं आज इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप इनको भी समझ लेंगे और आप खुद भी मुतमईन हो जाएं। इनको सर्च कर सकते हैं आप बुक से। मकसद बेटा यही है कि 42 में से कुछ एमसीक्यू यकीनन ऐसे होंगे 3 से 4 या 2 से 3 जो थोड़े से आपको अलग लगें, तो आज हमने उनको कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि आसान एमसीक्यूज आपने पिछली मेरी वीडियोस में देख लिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको याद कर चुके होंगे और बड़े बड़े बेहतर अंदाज में तैयारी आपकी जारी होगी। मेरे बेटे अब वक्त बहुत कम रह गया है, आपने एग्ज़ाम में बमुश्किल आपका 1 हफ्ता बाकी है। आपने भरपूर एफर्ट करनी है, आपने अपने वालिदैन का नाम रोशन करना है और एक बिग परसेंटेज मुझे आपसे चाहिए। ये बार बार जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मकसद ये होता है कि एक एक नंबर की मैं इंपॉर्टेंस का एहसास आपको दिलाऊं, कि स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके पास गैप कम होगा। वो 23 तारीख को अपने बायो का देकर आएंगे, 24 को फिजिक्स का है, तो वो इन डेज में तैयारी अपने फिजिक्स की अच्छी कर लें। मेरे इस मैसेज को समझें आप लोग कि आप इन डेज में बायो वाले खास तौर पर अपनी तैयारी अच्छी करें, ताकि एकदम जो प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा आप बायो का पर्चा देकर आएंगे घर में और फिर आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होगा कि अपने आप को अप टू डेट करेंगे फिजिक्स के लिए। फिजिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं चाहता हूं कि इन डेज के अंदर आप इन दिनों को बहुत गोल्ड समझें और अपना वक्त ज़ाया ना करें, अपनी तैयारी अच्छी कर लें, इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि आप सबका पर्चा बहुत अच्छा हो, आपके सारे पर्चे जाने वाले बहुत अच्छे हों, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वालिदैन की दुआएं भी लेते रहिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।